ट्रेडिशनल आर्ट, अब आप समझ चुके हैं हम ट्रेडिशन से हमारी मुराद क्या है, कि इट्स द आर्ट ऑफ सिविलाइजेशन रूटेड इन रेवलेशन। उस पे छाप होती है अपनी रेवलेशन की। ऑल प्री मॉडर्न कल्चर्स की बात हो रही है, मतलब है सो कॉल्ड क्रिश्चियन आर्ट है मॉडर्न पीरियड का या रेनेसांस पीरियड का, मगर हम उसको ट्रेडिशनल नहीं कहेंगे, उसको रिलीजियस आर्ट कहेंगे, क्योंकि उसको मौजू रिलीजियस हैं। मगर उसका जो सारा स्टाइल है वो ऑलरेडी मटेरियलिस्ट हो चुका है, वो नेचुरलिस्टिक हो जाता है। आप क्योंकि कुछ आर्ट हिस्ट्री वाले हैं जिन्होंने आर्ट स्कूल में पढ़ा हुआ है, सो आई वाज सेइंग कि जैसे क्रिश्चियन आर्ट में बहुत वाज़ेह है कि जो आर्ट के असूल भी जो है ना उस ट्रेडिशन में से जब निकलते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं। मस्जिद बना देना ट्रेडिशनल, मस्जिद तो फैक्ट्री की तरह भी होती है। कनाडा में, लाहौर में भी अब ऐसी मस्जिदें हैं कि जो जिस तरह हम ट्रेडिशनल जिसको कह रहे हैं क्लासिकल, उन असूलों पे नहीं है, तो उसका फंक्शन चाहे रिलीजियस हो। ये अभी मुझे ख्याल है कि काफ़ी अहम कि जो जिस वजह से शायद पेश हम कर रहे हैं कि इन तो अब हम जैसे जैसे ये इन 4 मंथ्स में आप मॉडर्निटी को काफ़ी बेहतर समझ जाएंगे, और आर्ट में भी उसकी बात आएगी, कामिल साहब उस पर बात करेंगे कि आर्ट में क्योंकि नज़र आ जाता है आर्ट में, तो उधर जैसे सोच बदली, वो क्रिश्चियन तो रहे मगर उनके सोच ट्रेडिशनल से अब ह्यूमनिस्टिक मटेरियलिस्टिक होना शुरू हो गई, साइंटिफिक होना शुरू हो गई, तो आर्ट में भी वो झलकी। आर्ट में भी नेचुरलिज्म आया पहले, स्टडी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म नॉट एज आइकॉन बट एज द फॉर्म इटसेल्फ। स्कल्पचर ने नेचुरलिस्टिक हो गया सोच की वजह से, तो वो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल से दूर हो गया। ये एक छोटा सा पॉइंट था। तो अब इस के नेचर को एज इट इज़ बनाना, ये बहुत रियलिस्टिक लैंडस्केप्स नहीं देखे आपने, जो नज़र आता है वही पेंट करते। ये तो एक मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं होगा? नहीं है, नहीं, किसी ट्रेडिशन ने नेचुरलिस्टिक आर्ट नहीं प्रोड्यूस की। वो क्योंकि वो नेचर को कट ऑफ फ्रॉम डिवाइन देख ही नहीं सकते थे, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था इन मीनिंग, व्हाट इज़ नेचर, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। इसलिए ये सब स्टाइलाइजेशन है ना, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब बेल बूटे बने हुए हैं इसमें, ठीक है, मगर इसको एक ऑर्डर दिया है बाय एस्टैब्लिशिंग अ सेंटर। उस सेंटर को जब इक्वली डिवाइड किया, क्योंकि अब आप लोग ज्योमेट्री करते रहे हो, तो ये 10, 12, 8 जो भी, तो ये पूरा सिस्टम ऑर्डर में आ गया है, ज्योमेट्रिक ऑर्डर में आ गया है। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी बैलेंस के लिए, फिर ये प्लांट फॉर्म्स हैं, ये नेचुरलिस्टिक नहीं है, ये भी एक सिमेट्री में है और सारा कुछ, क्योंकि इधर आइडिया इज ऑफ ऑर्डर, हार्मनी, ब्यूटी, because that is what this art wants to bring out. It wants to create an atmosphere of harmony and beauty, and at the same time it wants to dissolve these surfaces. हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि जैसे कि वो जो तौहीद, जो वहदत है, इसके थ्रू नज़र आना शुरू होगी, थ्रू ज्योमेट्री इट ब्रिंग्स टू यू, आपको एक विजन देती है ऑफ, सारा पॉइंट ही है ना। इसलिए ये जो नज़म लिखी है कि हकीकत क्या है, वेयर सो एवर यू टर्न देयर इज़ द फेस ऑफ गॉड, दैट इज़ रियलिटी। सो दिस सेक्रेड आर्ट वांट्स टू प्रेजेंट टू यू दैट विजन, होलिस्टिक विजन। तो वो यही कह रहे हैं कि हकीकत, इस नज़म में क्या कह रहे हैं मौलाना रूम के, हकीकत तौहीदी है, he is the first, he is the last, he is the inward, he is the outward, and the art is expressing the same thing. तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आर्ट, ये तो पहली स्लाइड है। अब इधर देखिए, ये इस नज़म में वननेस की बात हो रही है। इधर ज्योमेट्री जो है बाय पॉइंटिंग टू द सेंटर इज टॉकिंग अबाउट वन। अब इस स्लाइड को मैंने इसलिए लगाया है कि इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो क्या लिखा हुआ है, कुल हु वल, पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये भी तौहीद की बात हो रही है, अल्टीमेट तौहीद की बात हो रही है। तो इन अ सेंस इट्स द मैसेज इन योर फेस एट एवरी लेवल, इन वर्ड्स themselves, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड्स, ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग टू द सेंटर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह की तरफ पॉइंट कर रहा है, इवन ग्राफिकली, लिंग्विस्टिकली, ज्योमेट्रिकली। तो
ये दिस इज़ जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन कि इस आर्ट को हमें कैसे देखना है चाहिए। हम शुरू माने से ही हो गए आज, मगर अब मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा कि ये ट्रेडिशनल आर्ट है इसके स्ट्रक्चर को कैसे समझना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूँगा। दैट इज़ ऑल आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। ये एक स्लाइड पिछली लेक्चर से है, जस्ट टू कनेक्ट इट विद व्हाट आई एम गोइंग टू से। ये थोड़ी सी समझ लो रेपिटेशन है, सो वी डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। यानी कि ये आर्ट जो है ना वो फंक्शन करती है इन वर्ल्ड व्यू। आप देखेंगे कि जैसे मॉडर्निटी का वर्ल्ड व्यू है, तो चाहे वो इकोनॉमिक्स है चाहे वो पॉलिटिक्स है, वो उस वर्ल्ड व्यू में ही समझ आती है, उसके सारे वैल्यूज़, उसकी बेसिस। अब आप देखेंगे स्टुअर्ट मिल की सोच जो है वो एथिक्स में भी घुसी हुई है, पॉलिटिक्स में भी घुसी हुई है, लॉ में भी घुसी हुई है। सोच है पहले, वो हमें तो नहीं पता, हम तो उस दुनिया में रहते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू। जैसे ना वो मछली ने पूछा कि अम्मा अम्मा मछली के बच्चे ने कि ये सब लोग पानी पानी करते, पानी किधर है? तो उसने कहा कहीं ना हो तो मैं तुम्हें बताऊँ ना, पानी से बाहर जाके नज़र आता है। तो इस कोर्स में हम आपको वो व्यू देना चाह रहे हैं विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स नेसेसरी। तो उसी जैसे मॉडर्निटी के लिए सच है, ट्रेडिशन के लिए भी सच है। अगली टर्म में आप ज़ाहिर है उसको देखेंगे ट्रेडिशन में हाउ इट प्लेज आउट। सो उसमें एक कायनात का फिज़िकल हिस्सा है, एक साइकिक सटल हिस्सा है और एक अनसीन नूरानी हिस्सा है, और उसके ऊपर द वर्ल्ड ऑफ द डिवाइन स्पिरिट विच इज़ डिवाइन एंड इन्फिनिट। तो क्योंकि ये झलकेगा आर्ट में, वर्ल्ड व्यू भी झलकेगा। वो किस सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉक में हम उसके स्पेसिफिक आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, मगर थोड़ा सा मैं ये जो मानवी यूनिवर्स है ऑफ मीनिंग उसकी पहली स्लाइड है। आई थिंक टोटल ऑफ 8 slides and it's a short lecture, तो बट द मेन कंटेंट आई थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कोई इतना लंबा चौड़ा उस तरह नहीं है। तो इधर कायनात में अगर ये दर्जा बंदी है तो इंसान में भी वो दर्जा बंदी है। तो हो कैसे सकता है कि कोई जो फ़न है वो हो, क्या मतलब है ये ऐसे है कि आपको क्योंकि ये अब हमारी नज़रों से ओझल है तो हम चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। जबकि शायद मैंने आपसे कहा था कि हमारी जैसे शायरी का पूरा स्ट्रक्चर इस वर्ल्ड व्यू पे बेस्ड है। क्लास 9 में जब अच्छी पढ़ाते, अभी भी हो गई, FSC की अच्छी होती थी उर्दू, तो वो गज़ल को इंट्रोड्यूस कराते थे टीचर्स। तो कहते थे कि जो गज़ल की है ना आप समझ नहीं सकते जब तक आप वहदतुल वजूद का ना समझें। और वहदतुल वजूद ये है कि वही कि तौहीद है, वाह सारी चीज़ें एक हैं, अल्लाह जो है वो हकीकत है। तो इसलिए हर चीज़ में उसकी सिफ़ात का मज़हर है चीज़ें। और गज़ल में मोहब्बत की थीम को लिया गया है, इंसानी मोहब्बत उसकी फॉर्म है। उस गज़ल में इश्क की बातें हो रही होती, मगर ये अंडरस्टूड है इस कल्चर में कि जब आप इंसानी इश्क की भी बात करेंगे तो अल्टीमेटली वो डिवाइन लव की, अल्लाह गॉड इज़ लव, देयरफॉर देयर इज़ ह्यूमन लव, ये हुजूर ने ये सिखाया। तो कि जो एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लव है दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी ऑफ गॉड। तो इसलिए उसको कहते हैं इश्क मजाजी से हमें इश्क हकीकी की तरफ ले जाती है गज़ल। कि वो हमें जब टीचर सिखाते थे, आप सबने पढ़ा होगा कि इस गज़ल को हम इश्क मजाजी की तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, और यहाँ हम इसको सिंबल भी ले सकते हैं ऑफ द मिस्टिक्स लव फॉर गॉड, एज सिंपल एज दैट। अब ये इस तरह की सोच हो ही नहीं सकती जब तक ये वर्ल्ड व्यू ना हो जो हर लेवल को दूसरे लेवल से जोड़ रहा हो। तो हर चीज़ जो है ना वो रिवायती आदमी के लिए अहम हो जाती है। वो सिर्फ आउटवर्ड वो चीज़ नहीं रहती, यानी कि पर फोर्स इट्स लिंक्ड टू अदर लेवल्स ऑफ योर ओन बीइंग। इसलिए ना अगर आप मसनूई किसी के साथ अदब का इजहार करेंगे तो वो हिपोक्रेसी होगी। जब दिल से अदब का इजहार करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आउटवर्ड बिहेवियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब है ये एक एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन है ना, और इसके लिए जहन की ये ट्रेनिंग ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक एवरीथिंग मीनिंगफुल।
चाय भी पी रहे हैं तो किसी तरीके से पिएंगे वगैरह वगैरह, बैठेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, तरीके का अप्रूवल किसका होना? ये रिवील्ड है ना, हुजूर से आ रहा है सारा, सारी इस्लाम। देखो मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा जापानीज कल्चर में होती है द टी सेरेमनी। वो क्या होता है, वो चाय बना के पिलाते हैं एक दूसरे को। मैं वैसे अटेंड किए जापान शरीफ में, उनकी जो होली सिटी है ना, उसका नाम है जो भी अभी याद नहीं आ रहा, जो उनकी बड़ी वो जो सेंट्रल होली सिटी है, जो भी है, अभी क्योटो ही है मेरा ख्याल है, अभी नहन से दाम जा रहा है। मगर उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें ही रूहानियत वो ढूंढते हैं। कैसे? बाय परफॉर्मिंग द आर्ट ऑफ मेकिंग द टी एंड सर्विंग इट, मेकिंग इनटू एन आर्ट फॉर्म। अब उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? क्योंकि जो नबी है उसका तो हर फेल जो है परफेक्ट है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो हाउ वुड द बुद्धा हैव मेड टी? बिकॉज द बुद्धा नेचर इज इन ऑल ऑफ अस। सो व्हेन through this act, when if we can get in touch with our spirit or the Buddha nature, our outward act will reflect the supreme reality. उनका तो हैप्पी बुद्धा है नहीं, बहुत तो हैप्पी बुद्धा की क्या बात है, डिफरेंट बुद्धा है वो उसको मुझे नहीं इतनी डिटेल पता। मैं कह रहा हूँ जो उनके नबी बुद्धा की बात हो रही है, वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उसकी बात नहीं हो रही। कि जैसे नबी का एक्ट, इसलिए हम हुजूर को क्यों हम कॉपी करते हैं, वरना तो मीनिंगलेस है ना, हर चीज़ में कॉपी करते हैं। क्योंकि वी वांट टू बी इन टच विद द स्पिरिचुअल रियलिटी, बिकॉज हिज आउटवर्ड एक्ट्स रिफ्लेक्टेड इन इनवर्ड रियलिटी एंड दैट इज एक्सेसिबल टू अस इफ़ वी आर कॉन्शियस। वो इसलिए कहते हैं सुन्नत को ज़िंदा करना। बट ये उनका भी यही है कि एक एक्ट के बहाने वो सुप्रीम रियलिटी तक पहुँच सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ वुड द बुद्धा हैव मेड टी? उन्होंने तो शायद कभी चाय नहीं बनाई होगी, मगर आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उनकी सुन्नत को कर रहे हैं, सुन्नत को नहीं, आइडिया को कर रहे हैं कि हर एक्ट का जो हर देखो ना, कुरान शरीफ में आता है कि जब तुमने पत्थर फेंके, तुमने नहीं फेंके, हमने फेंके, जिससे वो लड़ाई का पासा, वो तो हुजूर ने फेंके थे। या हदीस में आता है कि मैं अपने जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जा, यानी दैट्स द लेवल ऑफ यूनिटी ना। तो वो हाँ, वी आर स्ट्राइविंग फॉर दैट। तो बात यही हो रही थी ना कि आउटवर्ड एक्ट को आप हाईएस्ट रियलिटी से भी लिंक कर सकते हैं। तो मकसद ये है इन सारी आउटवर्ड चीज़ों में फॉर्म को देखने का। अब हम फॉर्म में ही फंस गए। तो जो तसव्वुफ़ है, जो रूहानियत है, वो उस इनर रियलिटी को जगाने की कोशिश करती है जो आप में ही है। तो आउटवर्ड एक्ट सपोर्ट बन जाते हैं फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ये मेरी आखिरी स्लाइड थी आज की, उस पर हमने अब आप आगे चलते हैं। एहसान भी कह सकते हैं जैसे। हाँ, ये आप पहले मैं दिखा चुका हूँ। जस्ट टू सॉर्ट ऑफ समराइज कि अगर कायनात का ऐसे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो वो आर्ट में भी नज़र आता है। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड लिमिटेड क्रिएशन एंड मैन हेयर एंड सो। ठीक है ना, ये आदमी है, औरत है, और ये आदमी के दिल रोशन है। पूरी कॉस्मोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है। ये आपको मैं दिखा चुका हूँ। सो आई जस्ट गो वंस अगेन, मैन एंड वुमन विद द थर्ड आई रोशन, विच इज द स्पिरिचुअल हार्ट एंड इंटेलिजेंस। अब अल्टीमेटली एक ही है ना, उसके एक बीइंग एस्पेक्ट है, एक नोइंग एस्पेक्ट है। तो दिस इज सिंबलाइज्ड बाय द नोइंग एस्पेक्ट थ्रू द स्पिरिट, देयरफॉर इट ट्रांसेंड्स द डुअल विजन एंड गिव्स यू अ यूनिटरी विजन। हार्ट सिग्निफाइज बीइंग वन विद द ट्रूथ, क्योंकि स्पिरिट में नोइंग एंड लविंग आर वन, नोइंग, लविंग एंड बीइंग आर वन, क्योंकि खुदा तो एक है ना। तो खैर इन चीज़ों पे अगली टर्म पे इंशाल्लाह खुलेंगे आप पे। ये भी मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ। राई तो रब्बी बिआईन क़ल्बी फ़क़ुल तुमन अंत काला अंत, याद है? आई सॉ माई लॉर्ड विद द आई ऑफ द हार्ट। अभी जो ग्राफिकली हुआ था, आई सॉ माई लॉर्ड विद द आई ऑफ द हार्ट, आई आस्क्ड हु आर यू, ही सेड यू। क्योंकि खुदा हमारे दिल में अपना ही चेहरा देख रहा है।
और हमारी अल्टीमेट रियलिटी वही चेहरा है। इसलिए सही बुखारी में आता है वी क्रिएटेड मैन इन आवर इमेज, जेनेसिस में भी आता है। और शायद इसीलिए वो बुज़ुर्गों ने तो बल्कि कहा है कि आदम को सिजदा इसीलिए किया गया कि वो खुदा का अक्स था। तो खैर ये थोड़ा बैकग्राउंड पिछले लेक्चर से कनेक्ट करके अब हम आगे चलते हैं। ये भी आपको सुना चुका हूँ, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सुरूश है। ये हो गया जी गैब, ये ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आलमुल गैब। मीनिंग इधर है विच इज़ एसेंस है, मीनिंग एसेंस ऑफ व्हाटएवर, रहमत, ब्यूटी, उसके करोड़ों फॉर्म्स हो सकते हैं, एसेंस तो एग्जॉस्ट नहीं होता। आते हैं गैब से ये मज़ामी, मज़ामी इधर है, ख़याल में फिर वो कोई शक्ल लेते हैं और फिर फिज़िकल वर्ल्ड में पेन के ज़रिए, खामा कहते हैं कलम को जो कि पर का बना होता है, शरीर कहते हैं उसके कागज़ पे चलने की सरसराहट को, गालिब शरीर खामा। नाउ दिस इज़ अ फिज़िकल साउंड एंड ही सेइंग वो असल में एंजल की आवाज़ है, क्योंकि ट्रू इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द आलमुल गैब। तो आज तक जो आर्टिस्टिक आर्ट में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंस्पिरेशन, वो इसी मिडीवल वर्ड है, अब वो हम भूल गए। इसका मतलब इन कमिंग ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिटुस, स्पिरिटुस इज द स्पिरिचुअल एंड रियल इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम अबव। इंस्पिरेशन आज तक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कॉस्मोलॉजी ख़त्म होगी, वी डोंट नो व्हाट इट मीन्स, हम समझते हैं, फिर हम अब वो सब इन्वर्ट हो गया है फ्रॉइडियन और यूंगियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद, कि वो अंदर से इंस्पिरेशन आती है, अंदर से मेरी सोल से आती है, नथिंग अबव। तो आप देख रहे हो वर्ल्ड व्यू से कितना फ़र्क है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में जी इंसान की सारी डेफिनेशन बदल गई है ना, अब तो वो साइकी में सारा कुछ है ना, सब कॉन्शियस एंड नीचे जा रहे हैं। वो कह रहा है ऊपर रूह है असल, वो कह रहा नहीं 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 अंदर डेप्थ में देखो, वो जो नीचे गटर है ना उसमें से नहीं। समझे ना मेरा पॉइंट? अगर आप अब हम अपने मेन उसकी तरफ आते हैं लेक्चर के। जो इट्स वेरी सिंपल, मेरा जो थीसिस है इधर कि ये बड़ी अच्छी एक फॉर्मेट है टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल आर्ट, कि ट्रेडिशनल आर्ट ऑलवेज इज लिंक टू अ यूज़। ये कालीन है, ये बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, ये कलम रखने का डब्बा है, ये पानी पीने का मेरा अपना प्याला है। तो ये ट्रेडिशनल, अब मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ है कि इन चीज़ों को क्राफ्ट के ज़ुमरे में डाल दिया गया, क्योंकि दिस इज़ नॉट प्योर आर्ट। प्योर आर्ट वो है जो हम यानी कि वो अपने गैलरी में लगाते हैं, इट्स क्वाइट यूजलेस, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसका यूज़ यही है कि वो आर्ट बने, यानी वो फिर काफ़ी आर्ट फॉर आर्ट सेक है ना। तो क्योंकि वो पैराडाइम फ़र्क है, इसलिए हम इन चीज़ों को गौर से देखते ही नहीं हैं। सो इसलिए भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि वो देयर इज़ नो आर्ट फॉर आर्ट सेक। अगर आपने अच्छा लिखना है तो आप फ़न ख़ताती इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने अच्छा खाना पकाना है तो आप फ़न कुकिंग इस्तेमाल करेंगे, अगर आप वगैरह हर चीज़ में ना आर्टिस्टिक पहलू है। आपको पता है पुराने लोग, नानियाँ दादियाँ, हर चीज़ उसको, यानी कि सिलाई भी मतलब है कोई एम ही नहीं थी, अब तो मशीन ठक 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 ठक। हाँ, अब हर चीज़ में इंसान का अक्ल चाहिए ना, खुद ब खुद। तो यानी कि मुख्तलिफ लेवल्स हैं चीज़ों के। तो ये पॉइंट था। अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो फिर आर्किटेक्चर का आर्ट इस्तेमाल होगा, और आर्ट और साइंस में भी शायद मैं आपसे पहले कह चुका हूँ फ़र्क नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने इंटरव्यू में फ़रीदा खानम कहती हैं कि मैंने इल्म मौसीकी उस्ताद आशिक अली ख़ान से सीखी। इल्म मौसीकी इट्स अ प्योर आर्ट फॉर्म, मगर इट्स क्योंकि वर्ल्ड व्यू में ये आर्ट और क्राफ्ट का कोई फ़र्क नहीं था ना। अब आपको मैंने इससे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में आखिरी स्लाइड दिखाई थी कि आर्ट और साइंस कैसे अलग हो गए डेकार्टियन स्प्लिट के बाद। अब आप लोग पिछले क्लासों में डेकार्ट
काफ़ी सुनते रहे कि उसने कैसे इंसान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तरफ रीज़न और एक तरफ सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स एंड सब्जेक्टिविटी आर्ट का मौजू बन गया, रीज़न एंड ऑब्जेक्टिविटी साइंस का मौजू बन गया। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ये स्प्लिट आर्टिफिशियल है असल में भी। मगर ये स्प्लिट ना होता तो साइंस इस तरह तरक्की ना कर सकती, और उसका आउट और फिर सब्जेक्टिविटी भी, मॉडर्न कल्चर में सब्जेक्टिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। What is true, science will tell me. What is significant, I will decide. इस पे भी कुछ बातें हुई हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। हाँ, कि भाई ये हमारा पर्सनल फ्रीडम क्यों, आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा आगे चले। अच्छा सर जी, तो उसका यूज़ है कुछ ना कुछ, उसकी फॉर्म मैं कहूँगा कि सिंबॉलिक है, और उसको जिस तरह डिज़ाइन किया जाता है उसमें कुछ असूल होते हैं हार्मनी के और जमाल के। ये है बेसिक। अब इसके मैं इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, यूटिलिटी के दिखा चुका हूँ। सिंबलिज्म बीइंग एन आर्किटेक्ट, मैं सिर्फ आपको आर्किटेक्चर से एग्जांपल दे देता हूँ, हर चीज़ में ऐसे ही है। राइटिंग में कलम बजाते खुद एक बहुत बड़ा सिंबल है ऑफ द डिवाइन इंटेलेक्ट। कुरान में तो क्लियर ही है, द फर्स्ट थिंग वी क्रिएटेड वाज द इंटेलेक्ट, एक जगह हुजूर ने फरमाया। दूसरी जगह द फर्स्ट थिंग गॉड क्रिएटेड वाज द पेन। तो बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ डिवाइन नॉलेज। और वो जब ख़तात लिखता है, नून वल कलम कुरान में आता है, तो वो एकदम उसका वो फिर कलम तो फिर सबसे पहली हकीकत से मिल गया ना, बिकॉज इट्स एक्सप्रेसिंग माई नॉलेज, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज इज़ द सेम एज द डिवाइन स्पिरिट क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स, जेनेसिस में आता है। क्रिएशन को थ्रू द स्पिरिट कहा गया, द डिवाइन स्पिरिट। तो खैर, कलम की मैंने एग्जांपल दी है। इसी तरह आर्किटेक्चर, हर ट्रेडिशन में जो भी आर्किटेक्चर होता है वो एक हेवनली आर्किटेक्चर या कॉस्मोलॉजी का सिंबल होता है। पैराडाइस का सिंबल होता है, या हेवनली टेम्पल या पैराडाइस का सिंबल होता है, या और क्योंकि कायनात भी जन्नत का ही रिफ्लेक्शन है, तो बाय एक्सटेंशन वो कायनात या कॉस्मोलॉजी का भी सिंबल होता है। इट सिम्बलाइजेज द हार्मनी एंड परफेक्शन ऑफ क्रिएशन। ये हर जगह ये मतलब ये कॉन्शियस है, इस पे किताबें हैं, इस पे इन चीज़ों के नाम उसी से आ रहे हैं। मगर क्योंकि मॉडर्न आर्ट हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव ही ये नहीं है, वो कभी इस तरह देखती नहीं इन चीज़ों को। वो कहती है कि ये आर्ट जो है ना, ये बुद्धिस्ट से आई है, ये जो कलश जो है ये हिंदुओं से आया। भाई जहाँ से भी आया है क्या, ऐसे क्यों उन्होंने, यानी कि इन ट्रेडिशंस की अपनी अंडरस्टैंडिंग कभी टेबल पे नहीं लाई जाती। तो मैं मजाक से कहता हूँ आर्ट हिस्टोरियन से कि आप यार वो बाबा वहाँ काम कर रहा है उससे क्यों नहीं पूछ लेते ये क्या कर रहा है। कभी भी नहीं पूछेंगे, 150 साल हो गए अंग्रेज़ स्टडी कर रहे हैं, उससे नहीं पूछना। उस ज़माने में तो वो जिंदा थे, वैसा ही काम कर रहे थे। ये तो हमारे टाइम में अब वो मुश्किल से मिलता है, मगर 150 years ago all the traditional arts were there but nobody ever asked them। ये तो क्राफ्ट्समैन है, इनसे क्या पूछना है, तो जाहिल है। यानी कि क्लासिकल म्यूज़िक की जो 19th सेंचुरी में पूरे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया भात कांडे ने, थेरेटिशियन थे ब्राह्मण, ही जस्ट लेड डाउन न्यू थेरेटिकल फाउंडेशंस। वही अंग्रेज़ों की जहनीत सर सैयद वाली कि ये खान साहब लोग थे जाहिल ने, इन्होंने तो सब ये कहानियाँ किस्से बनाए, हमें तो समझ नहीं आती, नॉट साइंटिफिक। तो जो एग्जिस्टिंग म्यूज़िक है मैं उसको करता हूँ ऑर्गेनाइज। म्यूज़िक तो वही है, उसकी थियोरेटिकल फाउंडेशंस आर मोर साइंटिफिक एंड लॉजिकल। सोच से देखो कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो उनसे बात उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं देवताओं के किस्से सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये लाग उसका बेटा है, उसका भतीजा है भाई, जबकि वो बिल्कुल समझ आने वाला सिस्टम है, क्वालिटेटिव सिस्टम है, वो आप रैशनल नहीं है, मानवीय है। तो ये हर जगह हमें नज़र आता है। तो वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में था, एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन में है। ये उनके किसी सेंट को, उनका जो सिम्बलिज्म है पैराडाइस का, एक तो गार्डन है मगर एक है द हेवनली जेरूसलम, पैराडाइस एज अ परफेक्ट सिटी मेड ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड फिल्ड विद द लाइट ऑफ गॉड। और ये सारे स्टोन्स दिखाएं बहुत, यानी कि आप जो इमेजिन कर सकते हैं ना, उनके
रेवलेशन में है ये सारा कुछ, तो उनके सेंट्स ने वो एक्सपीरियंस किया है। तो इसमें आप गौर से देखें तो ये हर तरफ 3 दर हैं, इससे उन्होंने रिलेट किया 12 अपोस्टल्स को। क्रिश्चियन हो चाहे इंडियन हो चाहे मुस्लिम हो, बेसिक स्ट्रक्चर यही मिलेगा। अगली स्लाइड में वो क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज अलग अलग है, सिम्बलिज्म्स अलग अलग है, मगर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इज़ यूनिवर्सल। इट्स अमेजिंग। और इन लोगों की इंटरेक्शन भी नहीं थी आपस में के मतलब है कि ऊपर तो एक ही है ना भाई। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि आई नो देखो जी, अकॉर्डिंग टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराडाइज बाय द प्रॉफिट, ही सॉ एन इमेंस डोम मेड ऑफ वाइट पर्ल एंड सपोर्टेड बाय 5 कॉर्नर पिलर्स फॉर, तो दिस वाज हिज विजन ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड, जिसमें से 4 नहरें बह रही थी। इसमें वो सब डिटेल नहीं लिखी, आपको पता है ना। तो इस्लामिक कॉन्सेप्शन ऑफ हेवन इज अ मिक्सचर ऑफ आर्किटेक्चर एंड गार्डन। सो द थ्रोन ऑफ गॉड इज इन द मिडल ऑफ हेवन, जिसमें से वो 4 जन्नत की नहरें निकल रही। तो अब आप फौरन रिलेट कर लेंगे अगली स्लाइड को इस हदीस से। देयर इज अ चहार बाग इन द सेंटर इज ताजमहल, उसमें से 4 नहरें निकल रही हैं, 4 पिलर्स काफ़ी एक्सेंचुएटेड हैं, डोम हमेशा होता ही है। और इसका जब हम प्लान देखते हैं तो वही है, 3 ओपनिंग्स पर साइड एंड द सेंट्रल ओपनिंग इज़ बिगर। ये चाहे क्रिश्चियन आर्किटेक्चर हो, हिंदू आर्किटेक्चर हो, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो, इस्लामिक हो, प्री इस्लामिक इरानियन आर्किटेक्चर हो, चाइनीज़ आर्किटेक्चर हो, इट्स ऑल मेड अप ऑफ दिस 9 स्क्वायर मंडल। अब हम नॉट्स एंड क्रॉसेस नहीं खेलते थे, अभी आ जाएगा। सो दैट्स द पैराडाइम। और अक्सर कल्चर्स में उसको प्लान कॉस्मोग्राम कहा गया, सिंबल ऑफ द हार्मनी ऑफ क्रिएशन। और यहाँ इसको क्या कहा गया है, ये उसकी एसेंशियल फॉर्म है। अभी अब ताजमहल ध्यान में रखें, बड़ा छोटा छोटा, और ये बेसिकली आता है सबसे पहले पॉइंट, लाइन, सर्कल, सर्कल के सब स्क्वायर, रोटेटेड स्क्वायर, और उनके जहाँ इंटरसेक्शंस हैं उससे स्पेस है।